नमस्ते छात्रों, मैं श्री गायकवाड़ आर्यल। मैं मेरे ज्ञान समृद्ध दिशा इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी विषय में पाठ तीसरा वारे हमदर्द इसका अध्ययन करेंगे। वारे हमदर्द ये जो पाठ है इसके रचनाकार है घनश्याम जी अग्रवाल। घनश्याम जी अग्रवाल महाराष्ट्र से हैं, अकोला जिले से। ये हास्य व्यंग कथा के लिए प्रसिद्ध है, मशहूर है। हास्य व्यंग कवि के रूप में भी लोकप्रिय हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं, हंसी के आईने, हंसी घर के आईने, आज़ादी की धूम, आई एम सॉरी, अपने अपने सपने। ऐसे इस पाठ के माध्यम से लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़ी ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, हमदर्दी की वजह से भी कैसी यातनाएं सहनी पड़ती हैं मरीजों को, ये इस कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। बड़े सुंदर तरीके से दर्शाए हैं। देखते हैं पाठ। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कर सकता। किंतु मेरी साइकिल और वो कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा यानी कि जबरदस्ती पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। फलस्वरूप उसका फल मुझे क्या मिला? मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, ये सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। एक वक्ता का भाषण था। वक्ता ने समाजवादी और पूंजीवादी पर भाषण दिया। भाषण सुनकर हम श्रोताओं के मन में बड़ा जोश भर गया था। मैं भी जोश में था और जैसे ही भाषण समाप्त हो गया मैं घर की ओर जा रहा था साइकिल पर बैठकर। मैं जोश में था। जैसे हम कोई फिल्म देखते, फिल्म से बाहर, फिल्म छूटने के बाद जैसे हम बाहर आते सिनेमा घर से, तो हीरो अगर जो नायक है वो अगर ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा फाइटिंग वीटिंग करके अगर वो जीत जाता है तो कुछ पल हमारे अंदर भी वही सवार हो जाता है, जोश अलग सा होता है, हीरो जैसा होता है। यहाँ पर भी वक्ता ने भाषण सुना दिया पर हमें वैसा ही महसूस हुआ जैसे कुछ सचमुच ये पूंजीवादी लोग जो हैं गरीबों का शोषण करते हैं। ये पूंजीवादी अमीर, समाजवादी गरीब। यहाँ साइकिल जो है वो गरीबों का प्रतीक है और कार अमीरों का प्रतीक है। दोनों एक दूसरे की तरफ एक गुस्से की तरह देखते रहते हैं। पूंजीवादी लोग गरीबों का हमेशा शोषण करते रहते हैं। बस यही हुआ। मैं उधर से आ रहा था, इधर से कार आ रही थी, दोनों में टक्कर हो गई, एक दूसरे से भिड़ गए और मेरी टांग उसमें टूट गई। मैं जैसे ही गिर पड़ा, आसपास के लोगों ने देखा, वो भागते भागते आ गए, मुझे उठा लिया और एक अस्पताल में भर्ती कर दिया। मैं बेहोश हो गया था, अस्पताल में भर्ती था। जब मेरी वहां आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित जाने पहचाने, कुछ अपरिचित, कभी मैंने उनको कभी पहले देखा नहीं था। ऐसे चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतना तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वो इसीलिए रुक रहा। जैसे मैं बेहोश हो गया था, अस्पताल में मुझे लाया गया। बाद में जब मैं होश में आया और मैंने देखा मेरे आसपास अलग ही लोग खड़े हैं, कुछ जाने पहचाने, कुछ अपरिचित हैं। मैंने उनको पूछा, भाई मैं कहाँ हूँ यहाँ? तब एक आदमी ने स्फूर्ति से जवाब दिया, बताया मुझे, आप एक सार्वजनिक अस्पताल में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, कोई डरने की बात नहीं, मामूली से फ्रैक्चर हुआ है, घबराने की बात नहीं है। उसका जवाब सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ वो मेरे होश में आने का इंतजार कर रहा था और मैं ये होश में कब आएंगे और मैं इन्हें ये खबर मैं कब सुनाऊंगा। इसीलिए शायद वो वहां पर खड़ा था। अब लगता है मेरे होश आने तक कोई वही रुका था। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत यानी कि वालू
थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। आजकल लोग सार्वजनिक अस्पताल पर ज़्यादा भरोसा नहीं करते, वहाँ ज़्यादा खबरदारी नहीं ली जाती, ऐसा समझते हैं। इसलिए वो कहते हैं, अरे मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी टांग टूटी, मुझे यह सरकारी अस्पताल में लाया है, अब ये अच्छी ट्रीटमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, उन्हें मन में शक होता है। इसलिए कहते हैं कि मुझे मैं काँप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। वो कहते हैं टांग तो टूट सकती है, कहीं चलते फिरते कहीं भी ठोकर लगने से टूट सकती है, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना तो बहुत दुर्घटना है, बुरी खबर है, क्योंकि वहाँ ध्यान देते नहीं, ऐसा समझते हैं। टांग से ज़्यादा मुझे फिक्र उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। अब लेखक सोचते, मैं यहाँ पड़ा है, मेरी टांग एक रेत के थैले से बांध कर लटकी हुई हैं, उसे ट्रैक्शन कहते हैं ट्रैक्शन का इलाज होता है, तो लटकी हुई हैं। अब मुझे यहाँ न जाने कितने दिन रहना पड़ेगा। बहुत सारे रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, अड़ोस पड़ोस वाले मिलने आएंगे तो हमदर्दी जताएंगे वो, तो मुझे अब उनकी फिक्र हो रही है। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं कि कभी कभी इतना परेशान करते कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। अस्पताल में मरीज को आराम की जरूरत होती है, लेकिन मिलने वाले लोग इतने होते हैं, जाने पहचाने, अड़ोस पड़ोस के रिश्तेदार, मित्र, दोस्त, घर वाले, तो मरीजों को आराम मिलता ही नहीं। मरीज का मतलब रुग्ण, पेशेंट जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है, किसकी? आराम की। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड ये तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है, बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। अस्पताल में सुविधा होती है, कुछ जो पैसे वाले होते हैं या मध्यम वर्गीय होते हैं, वो पेशेंट के लिए, मरीजों के लिए एक स्वतंत्र कमरा लेते हैं, स्पेशल रूम। और जो गरीब होते हैं या कम आमदनी वाले होते हैं, साधारण होते हैं, उनके लिए एक आम बड़ा सा हॉल होता है, जनरल वार्ड कहते हैं उसे, वो वार्ड में एडमिट भर्ती किया जाता है। यहाँ स्वतंत्र कमरा लिया गया है, स्पेशल वार्ड है, तो वहाँ पर अगर कोई है तो मिलने जुलने आने वाले लोगों के लिए कोई ये नहीं टाइम रहता नहीं, वो जब मन में आए वो आ सकते, मिल सकते, बैठ सकते, जब तक बैठना तब तक। और जनरल वार्ड में अगर भर्ती है पेशेंट, तो वहाँ अस्पताल के रूल रेगुलेशन से, उनके नियमों से कुछ समय दिया रहता है। पेशेंट के लिए कुछ टिफिन वगैरह लाना है, खाना वाना लाना है, तो उसके लिए समय रहता है 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, ऐसा वही समय पे जाना पड़ता है, तभी मिल सकते हैं। लेकिन प्राइवेट वार्ड में वैसा नहीं, कब भी आ सकते, कब भी मिल सकते हैं। अब मिलने वाले कौन कौन आते, कैसे आते हैं उनके बारे में। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में ये बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। मुझे अस्पताल में मिलने के लिए सबसे पहले वो लोग आए जो कभी बीमार होते या उनके कोई घर वाले बीमार होते, और उनको मिलने के लिए मैं उनके अस्पताल में गया था सांत्वना देने के लिए। वो मुझे मिलने के लिए आए, तो मिलने के लिए आते ही मुझे देखकर कुछ लोग कैसे ऐसा कहने लगे कि देख बेटा, ये कैसी है, हर एक पर ऐसा समय आता है, दुख हर एक की किस्मत में लिखा रहता है। कल हम थे, आज तुम हो। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं। खासकर वे लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता मतलब है दिखावे के लिए, बस अपना कार्य पूरा करने के लिए, खाली एक दिखावा करना है। उनके मन में हमदर्दी असली नहीं होती है, लेकिन दिखावे के लिए
वो खास करके आते हैं। उन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, वे सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैं दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए आप दर्द कैसा है। सबसे पहले मुझे मिलने आए औपचारिकता निभाने के लिए मेरे ऑफिस के बड़े बाबू। आते ही उन्होंने मुझे देखा, रही है तो सोया हुआ है। मैंने पहले ही तय करा था आज कि आज कोई भी क्यों ना आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। वो आए, मैंने समझ लिया बड़े बाबू आए, लेकिन मैं चुपचाप पड़ा रहा, खोली नहीं। लेकिन उन्हें मुझे हिलाया, उठो उठो। मैं नहीं उठा, मैं नहीं जागा। फिर उनने आराम से मुझे हिलाया लेकिन नहीं उठा, नहीं जागा। तो फिर मेरा जो टूटा हुआ पाँव था वो टूटे हुए हिस्से को ही दबाया। मैं कराहते हुए जोर से चिल्लाकर उठा, दर्द भरे आवाज निकालते हुए उठा। फिर कहते हैं, हाँ हाँ कैसी है तबीयत, बड़ी है, अच्छी है, ठीक है। आप क्या बताएं। ऐसे आते हैं मोहल्ले वाले जो होते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस वाले, वो अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी, क्योंकि सोनाबाई के लड़के बच्चे बड़े शरारती हैं, चुपचाप बैठते नहीं। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा। सोनाबाई ने 4 बच्चों को साथ लाया और मुझे देखा तो बच्चों को दिखाने लगे। वो क्या कहते अपने बच्चों से, ए देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर यानी कि प्राणी संग्रहालय दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ए देखो बंदर। चिड़ियाघर के पशुओं को जैसे बताते उस तरह से अपने लड़कों को मुझे बता रहे थे। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर, मेज का मतलब टेबल। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूं कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, ये कहकर कि फिर आऊंगी। जैसे सोनाबाई ने कहा मैं फिर आऊंगी, मैं भीतर से कांप गया। सोनाबाई हमारे पड़ोस में रहती है, अपने 4 लड़कों को साथ में लेकर आई और लड़के बड़े शरारती हैं। ये एक कुर्सी पर चढ़ा, एक मेज पर चढ़ा, एक लड़की ने दवा की शीशी हाथ में ली और उसके साथ खेलने लगी, और चौथा लड़का जो था मेरे पाँव में ट्रैक्शन के लिए जो थैली रेत की भरी हुई लगाई थी उसके साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। वो रप रप की आवाज आ गई। मैंने देखा रप रप कौन कर रहा है, कौन मार रहा है। देखता हूं उधर देख ही रहा है, उसे मना करना ही है मुझे। तो इधर सोनाबाई की दूसरी लड़की के हाथ से जो दवा की शीशी थी वो नीचे गिर गई, टूट गई, दवा खत्म, दवा नष्ट। पहले सोनाबाई ने लड़की को और देखा, नुकसान हुआ है, उसे गुस्से के नजर से देखने लगी, लेकिन फिर मेरी ओर देखकर हंसते कहने लगी, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना अच्छा होता है, दवा गई समझो बीमारी गई। ऐसे वैसे 2 घंटे निकल गए उनके। फिर कहती है, भैया ठीक है चलती हूँ। ये बच्चे बैठते नहीं शांत, मैं फिर आऊंगी। जैसे उसने कहा मैं फिर आऊंगी, मैं भीतर से कांप गया। अरे अम्मा क्यों बाद में आना चाहती हो, मत आओ, नहीं आई तो अच्छा है, लेकिन मैं ऐसा तो नहीं कह सकता। मैंने कहा ठीक है। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, कुछ लोग होते हैं ना दिखावा करने के लिए आते, वो तो हद कर देते हैं। एक किस्सा है, एक रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी, उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा यानी कि उल्टा पर रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया, कारोलो को सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया।
फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया हूं। आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई माफ करना, कह करो चला गया। अब वो रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उससे मेरा रिश्तेदार करीबी मित्र समझकर टैक्सी वालों को पैसे दे दी थी। औपचारिकता निभाने के लिए जो लोग आते हैं बाहर गांव से, वो तो हद कर देते हैं। ऐसा ही एक आ गया, उसने आड़ देखा ना पार, सीधा आकर मेरे सीने पर लेटा, गर्दन रख दी और रोने लगा जोर जोर से, टैक्सी वाले तेरा सत्यानाश हो, ऐसा हो ऐसा हो। और मेरे आंखों में आंख मिलाई नहीं, रोना शुरू कर दिया। मेरे सीने में अपना सर गाड़ लिया और रोना शुरू कर दिया। अब इतना रो रहा है तो मेरे पत्नी ने समझ लिया कि ये कोई तभी अपने पति का दूर का रिश्तेदार है या कोई तभी नजदीकी दोस्त है। उसने तुरंत टैक्सी वाले को पैसे दे दिए, शायद उनके पास छुट्टे नहीं थे, पैसे दे दिए। और ये रोया रोया फिर ऊपर गर्दन करी, मेरे आंखों में आंख मिलाई और फिर देखता है, अरे ये तो अलग ही आदमी है, मैं जिससे मिलने आया वो नहीं है। मैंने भी उसे कब पहले देखा नहीं था, लेकिन मैंने सोच लिया कि भैया हम बीमार मैं हूँ, तुम क्यों रो रहे हो, लेकिन वो मेरे पहचान वाला ही नहीं है। फिर पूछा, अरे भैया सॉरी माफ़ कर देना, मैं वो शर्मा जी को मिलने आया था। आजकल है ना लोग पता भी ठीक से बताते नहीं है। गुप्ता जी को मिलने आया था। गुप्ता जी कमरा शायद बगल में था। अब वो मेरे से उस कमरे में चले गए और वहाँ मेरे सीने पर सर रख कर जैसे रो रहे थे वैसा उधर रोना शुरू कर दिया। अब मुझे बीवी का ज़्यादा गुस्सा आता, क्योंकि उसने मेरा नज़दीकी समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे, उसका उतना घाटा हो गया, नुकसान हो गया। अब क्या करें। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में कवि है श्री लपकानंद, उनकी बेतुकी फालतू कोई अर्थ नहीं ऐसी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूं जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए यहां पहुंचे, आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। सच कहता हूं कसम से, मैं आपके बारे में सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई। और हाँ, रात को इसी संदर्भ में, इसी मामले को ध्यान में रखते हुए ये कविता बनाई। ये कहकर झोले में से एक डायरी निकाली और लगे सुनाने। कविता। असम की राजधानी है शिलोंग, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो बोल बेटा आप भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविता सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़ा परेशान करते हैं, तो ऐसे लोगों को कोई मिलना नहीं चाहता। ऐसे हमारे शहर में एक कवि रहते हैं, उनका नाम है लपकानंद जी। उनकी बड़ी बेतुका कविता होती है और वो किसी को भी कोई सुनने वाला मिला उसे पकड़ते और सुनाते रहते। मैं तो उनके डर से पहले भाग जाता था, लेकिन आज तो अस्पताल में भर्ती है, कहीं भाग नहीं सकता। 2-4 दिन के बाद वो उसे पता चला तो वो आ गया ना आते, अरे भैया माफ करना जरा मैं उधर कवि सम्मेलन में बिजी था आ नहीं पाया, लेकिन रात दिन तुम्हारा एक ख्याल तुम्हारा ध्यान मेरे मन में था। वहां बैठे बैठे मैंने एक रचना की है, कविता लिखी तुम्हारे एक्शन पर, वो कविता कैसी सुनो। उसने कविता सुना दी। अब वो कहता है कि और भी है। मैंने कहा नहीं, अभी मैं बाद में जब छुट्टी होंगी ना बहुत सारी सुनूंगा, आपकी कविता बहुत बढ़िया रहती है। मैंने झूठी उनकी तारीफ की, उनको चाय पिलाई और फिर कहा ठीक है कोई बात नहीं बाद में सुनेंगे। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। ये हमदर्दी जताने वाले जो होते हैं वो रुग्ण का, पेशेंट का, मरीज का ख्याल रखते नहीं, इनका आराम हुआ या नहीं हुआ उनका ध्यान रखते नहीं है, बस आते हैं और आप अपनी औपचारिकता निभाते हैं। छात्रों, यहाँ पर एक पाठ समाप्त होता है। इस पाठ के अंत में कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को हल करें और अपने कॉपी में लिख कर रखें। धन्यवाद।